आज का पहला अपडेट आईएनएस सिंधु केसरी को लेकर है। भारतीय नौसेना की किलो क्लास पनडुब्बी अपने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर टर्न अराउंड के लिए पहुंची है। ये प्रोसेस सिर्फ सामान्य रुकने का नहीं बल्कि पूरी तरह से टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा होता है, जिसमें फ्यूल भरना, स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस करना, सिस्टम्स की जांच करना और क्रू को ज़रूरी रेस्ट देना शामिल होता है। इससे पनडुब्बी बिना अपने होम बेस लौटे लंबे समय तक समुद्र में ऑपरेट कर सकती है। ये कदम इंडियन ओशन रीजन में भारत की लगातार मौजूदगी बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। साथ ही ये श्रीलंका के साथ डिफेंस रिलेशन को भी मजबूत करता है। इस तरह के पोर्ट कॉल से भारत अपनी सबमरीन ऑपरेशंस की रीच बढ़ाता है और रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करता है। भारतीय नौसेना अब फॉरवर्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सस्टेनेबल बना रही है। अगला अपडेट आसिम मुनीर के भारत विरोधी बयानों को लेकर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब कश्मीर और अन्य इलाकों में एक्टिव टेरर ग्रुप्स की क्षमता कमजोर होती दिख रही है। रिपोर्ट में इसे प्रॉक्सी वॉर को फिर से एक्टिव करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, यानी सीधे युद्ध से बचते हुए आतंकवादी संगठनों के जरिए दबाव बनाना। भारत की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिक्योरिटी ऑपरेशंस ने पिछले कुछ समय में इन ग्रुप्स की एक्टिविटी को काफ़ी सीमित कर दिया है। इसी वजह से ऐसे बयान देकर माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान की इंटरनल चुनौतियों और एक्सटर्नल दबाव को भी दिखाता है, जहां सेना अपनी पॉलिसी को आक्रामक दिखाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देना चाहती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में भारत की सख्त पोजीशन और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के कारण इस तरह की रणनीति की प्रभावशीलता कम होती जा रही है। अगला अपडेट आईजी डिफेंस के इंटीग्रेटेड ऑटोनोमस स्ट्राइक सिस्टम्स को लेकर है। कंपनी नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 में अपने ऐसे सिस्टम्स को पेश करने जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के जरिए टारगेट डिटेक्शन और अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इन सिस्टम्स की खासियत ये है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रोन, ग्राउंड व्हीकल और अन्य कॉम्बैट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इससे बैटलफील्ड में तेज़ी, एक्यूरेसी और कम रिस्क के साथ ऑपरेशन संभव होता है। ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी भविष्य के युद्ध का अहम हिस्सा मानी जा रही है, जहां इंसानी हस्तक्षेप कम और मशीन आधारित फैसले ज़्यादा होंगे। भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इससे देश को एडवांस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाने और अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगला अपडेट भारतीय सेना की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन को लेकर है। 2026 तक सेना अपनी फायर पावर को बढ़ाने के लिए धनुष, ATAGS और K9 वज्र टी जैसे आधुनिक गन सिस्टम्स को बड़े स्तर पर शामिल कर रही है। धनुष एक अपग्रेडेड बोफोर्स बेस्ड गन है, जबकि ATAGS पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन की गई एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। K9 वज्र टी एक ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है जो तेज मूवमेंट और फास्ट फायरिंग के लिए जाना जाता है। इन सभी सिस्टम्स की मदद से सेना को लंबी दूरी तक सटीक मार करने और अलग अलग टेरेन में तेजी से डिप्लॉय होने की क्षमता मिलती है। ये मॉडर्नाइजेशन भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। इससे बैटलफील्ड में तेजी से और प्रभावी तरीके से जवाब देना संभव होता है और सेना की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी मजबूत होती है। अगला अपडेट आर्मेनिया के Su-30SM फाइटर जेट्स को लेकर है। दरअसल आर्मेनिया अपने Su-30SM फाइटर जेट्स को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत की अस्त्र Mk1A BVR मिसाइल लगाने के ऑप्शन को देख रहा है। अभी आर्मेनिया के पास लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल की कमी है, जबकि उसके आसपास के देश जैसे अजरबैजान के पास PL-15 जैसी एडवांस मिसाइल मौजूद है। इसी गैप को भरने के लिए भारत की अस्त्र मिसाइल को एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। अस्त्र Mk1A लगभग 100 से 130 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसमें बेहतर गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे होते हैं। अगर ये इंटीग्रेशन सफल होता है तो आर्मेनिया को एयर कॉम्बैट में काफ़ी बढ़त मिल सकती है। भारत के लिए भी ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि इससे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारतीय मिसाइल सिस्टम की इंटरनेशनल पहचान मजबूत होगी। साथ ही ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एडवांस वेपन सिस्टम तैयार कर रहा है। अगला अपडेट भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। दरअसल भारत पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को टैक्टिकल स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, जो सैन्य नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइलों को ज़्यादातर स्ट्रैटेजिक और न्यूक्लियर रोल के लिए देखा जाता था, लेकिन अब इन्हें बिना न्यूक्लियर वारहेड के भी इस्तेमाल करने की सोच सामने आ रही है। इसका मतलब है कि दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे एयरबेस, बंकर या कमांड सेंटर पर तेजी से और सटीक हमला किया जा सके। ये कदम खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के खिलाफ डिफरेंस बढ़ाने के लिए देखा जा रहा है। कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलें हाई स्पीड और हाई इम्पैक्ट के कारण बहुत असरदार होती हैं और दुश्मन के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना
मुश्किल होता है। इस बदलाव से भारत की सैन्य रणनीति ज़्यादा फ्लेक्सिबल और आक्रामक हो सकती है, जिससे सीमित युद्ध की स्थिति में भी तेज और निर्णायक जवाब दिया जा सके। अगला अपडेट HTT-40 ट्रेनर जेट को लेकर है। HAL ने अपने HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नया कॉम्बैट कॉन्फ़िगर्ड कॉकपिट लेआउट दिखाया है, जो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि टैक्टिकल मिशन सिमुलेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नए कॉकपिट में मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, मॉडर्न एवियोनिक्स और मिशन प्लानिंग सिस्टम जोड़े गए हैं, जिससे पायलट्स को असली फाइटर जेट जैसा अनुभव मिल सके। इसका मकसद ये है कि पायलट्स को शुरुआती स्टेज में ही कॉम्बैट सिचुएशन के लिए तैयार किया जाए, ताकि आगे जाकर ट्रांजिशन आसान हो। HTT-40 पहले ही बेसिक ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस अपग्रेड के बाद ये एडवांस ट्रेनिंग रोल भी निभा सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और लागत भी घटेगी। ये कदम मेक इन इंडिया को भी मजबूत करता है, क्योंकि पूरी तरह से देश में बना हुआ एयरक्राफ्ट अब ज़्यादा एडवांस रोल निभाने के लिए तैयार हो रहा है। अगला अपडेट हाइपरसोनिक वेपन को लेकर है। हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर फिर से बहस तेज हो गई है। खासकर पाकिस्तान के कुछ विश्लेषक इसे सुरक्षा संतुलन के नज़रिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है तो क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है और इससे सिक्योरिटी डिलेमा की स्थिति बन सकती है, जहां एक देश की ताकत दूसरे देश के लिए खतरा बन जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज़ गति यानी मैक 5 से ज़्यादा स्पीड से उड़ती हैं और इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल होता है। भारत इस क्षेत्र में पहले से रिसर्च कर रहा है और सफल टेस्ट भी कर चुका है। दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी डिटरेंस यानी डर के संतुलन को भी मजबूत करती है, क्योंकि दुश्मन को पता रहता है कि जवाब बहुत तेज और सटीक आ सकता है। इस पूरी बहस से साफ है कि आने वाले समय में हाइपरसोनिक हथियार क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य रणनीति में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के अपग्रेड को लेकर है। इस हेलीकॉप्टर में स्पाइक एंड लॉस मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये मिसाइल लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक हाई प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम है। पहले MI-17 हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट और लिमिटेड फायर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस अपग्रेड के बाद इनकी रोल में बड़ा बदलाव आया है। स्पाइक एंड लॉस एक एडवांस्ड एंटी टैंक और मल्टीपर्पज मिसाइल है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम होता है। ऑपरेटर दूर से टारगेट को देखकर उसे हिट कर सकता है। ये खासकर पहाड़ी और कठिन इलाकों में काफ़ी प्रभावी साबित हो सकती है। इस अपग्रेड से एयरफोर्स को स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी मिलती है, जिससे हेलीकॉप्टर दुश्मन के डिफेंस जोन में गए बिना ही हमला कर सकता है। इससे सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ती है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर होती है। कुल मिलाकर ये अपग्रेड इंडियन एयरफोर्स की टैक्टिकल स्ट्राइक पावर को मजबूत करता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर है। भारत की ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट काफ़ी समय से स्लो प्रोग्रेस में चल रही है, क्योंकि इसमें रूस के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंजन से जुड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। खासकर स्क्रैमजेट इंजन, जिसे हाइपरसोनिक स्पीड हासिल करने के लिए ज़रूरी माना जाता है। वहीं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और रूस पर लगे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कोलैबोरेशन प्रभावित हुआ है। इसी कारण भारत अब इंडिजिनस सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। DRDO अपने खुद के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV प्रोग्राम के जरिए स्क्रैमजेट इंजन और हाई स्पीड फ्लाइट टेस्टिंग में प्रगति कर चुका है। भारत का लक्ष्य अब पूरी तरह स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करना है, जो मैक 6 या उससे ज़्यादा स्पीड पर काम कर सके। यह मिसाइल भविष्य में दुश्मन की एयर डिफेंस को आसानी से पार कर सकती है और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी मजबूत करेगी। कुल मिलाकर ब्रह्मोस 2 की देरी के बावजूद भारत अब आत्मनिर्भर तरीके से हाइपरसोनिक हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।